हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो कल जो हम पढ़ रहे थे विधेयकों की चर्चा के बारे में, तो विधेयक कितने प्रकार के पढ़े थे अपन ने कल? दो प्रकार से, एक तो साधारण विधेयक और एक अपन ने धन विधेयक के बारे में चर्चा करी थी। धन विधेयक के अलावा अपन ने वित्त विधेयक के बारे में भी जाना था। तो धन विधेयक का उल्लेख तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 112 के अंदर। और वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिकल 117(1), एक आर्टिकल 117(2) के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। किसका? वित्त विधेयक की मैं बात कर रहा हूं। और विनियोग विधेयक की अपन अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 114 के अंदर उल्लेख देखने को मिलेगा। देखो, अब अपन ने कल देखा था संसद में विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो प्रत्येक सदन में क्या है, हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। जैसे अगर अपन धन विधेयक की चर्चा करें तो धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है। राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से ही, मतलब सहमति से क्या है, लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष के पास ही यह अधिकार होता है कि वही तय करेगा कि जो विधेयक पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं है। अगर वो धन विधेयक मना कर देगा तो लोकसभा अध्यक्ष उसको धन विधेयक से मना कर देता है, तो फिर आगे वो धन विधेयक के रूप में पारित नहीं हो पाता है। और राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक पर सिर्फ चर्चा कर सकती है, अपने सुझाव लोकसभा को पेश कर सकती है। और लोकसभा बाध्यकारी नहीं होगी कि वो राज्यसभा के जो सुझाव है उनको माने। तो इसी प्रकार से अपन ने सबसे पहले देखा था साधारण विधेयक के बारे में। तो देखो, उसने पहले लिख दिया क्या कि वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक क्या कहलाते? साधारण विधेयक कहलाते। अगर जैसे कोई भी बिल पास करवाना है अपने को, उदाहरण के लिए अपने संविधान संशोधन बिल आया, अधिनियम आता है अपने पास में, तो उसको क्या है, दोनों सदनों से पारित कराना होता है अपने पास में। परंतु धन विधेयक, उन्होंने पहले वित्तीय विषयों की बात छोड़ दी, यानी धन विधेयक के अलावा जितने भी जो विषय वो सब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर उन पर चर्चा होती है अपने पास में। इसके बाद देखो, धन विधेयक की अपन ने बात करी तो ये क्या, वित्तीय विषय, करारोपण, लोकव्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं अपने पास। इसके बाद अपन देख रहे साधारण विधेयक के बारे में। तो इसके क्या आते हैं, अपन ने प्रथम पठन पढ़ा। तो ये क्या है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी मंत्री या सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। अब देखो, जब कोई भी सदस्य जब सदन में प्रस्तुत करेगा तो उसे पहले ही सूचना देनी होगी कि मैं इस विषय पर क्या बिल लाना चाह रहा हूँ, यानी विधेयक पेश करना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, अनुमति देता है। तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक बताएगा और उद्देश्य बताएगा, भाई किस मुद्दे पर विधेयक को पेश किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या होगा आगे सरकार के नीति निर्माण में। ठीक है, फिर इस चरण में क्या होता है, विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र यानी गजेटियर में प्रकाशित कर दिया जाता है। फिर वही आपके पास सर्कुलर के माध्यम से आपको अखबार में पता चलती है, अखबार के बाद में आपके पास में वो अमेंडमेंट बन जाता है, तो कानूनी रूप से लागू हो जाता है। और यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही अगर राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा कि भाई अभी तक प्रस्तुत हुआ नहीं है, परंतु उसकी खबर किसमें, राजपत्र के अंदर छप चुकी है, तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। फिर विधेयक के संबंध में सदन के पास कोई भी अनुमति नहीं लेनी होगी अपने को। ठीक है, और विधेयक का प्रस्तुतिकरण क्या होगा, उसके राजपत्र में ही प्रकाशित होगा। और ये क्या कहलाता है, प्रथम पठन कहलाता है अपने पास में। इसके बाद आता है सेकंड पठन। तो देखो, इस चरण में विधेयक की ना तो केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। विस्तृत से क्या तात्पर्य होता है, संपूर्ण रूप से जानकारी ली जाती है। और इस चरण में विधेयक को चार प्रकार से वो सुलझाव किया जाता है, यानी निपटाया जा सकता है। तो पहला है सामान्य चर्चा की अवस्था। सामान्य चर्चा मतलब नॉर्मल जो बहसबाजी होती है, जो बहस करके किसी विधेयक पर संबंधित चर्चा करके उसको क्या अपन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, विधेयक के ऊपर एक प्रक्रिया सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और इस अवस्था में विधेयक के सिद्धांत और उपबंधों पर चर्चा होगी कि जो विधेयक पेश किया गया है उसके उपबंध क्या है, उसकी जो कंट्रोल या प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लेकिन विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। मतलब जो भी विधेयक लाया गया है आप उस पर कंप्लीट रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। सिर्फ ये क्या होता है, सामान्य चर्चा होती है कि नॉर्मल आपके बीच में क्या हुई, कोई भी वो हुई अपने पास में कमेंटमेंट्स, तो उसके बाद में उसको किस प्रकार से पेश किया जाता है। और इस पर तुरंत चर्चा हो सकती है या इसके लिए कोई भी अन्य तिथि निर्धारित की जा सकती है। अगर सदन की बैठक चल रही तो अन्य तिथि निर्धारित करके सामान्य चर्चा उस विधेयक पर अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं विचार विमर्श की अवस्था क्या होती है। तो देखो, प्रवर समिति अपन ने देखी थी। प्रवर समिति से जब विधेयक प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने के बाद में सदन के द्वारा विधेयक के समस्त उपबंध यानी कमिटमेंट्स की समीक्षा की जाती है। और विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर
प्रत्येक खंडवार तो चर्चा होगी और मतदान होगा। मतलब विधेयक का जो हर एक हिस्सा होगा उस पर क्या होगा, मतदान भी होगा और उस पर चर्चा भी होती है अपने पास में, कि जो विधेयक लाई गया है उसका एक हिस्सा, तो उस पर क्या मतदान हो रही है, उस पर क्या हो रही है, चर्चा, ताकि आगे जो नीति निर्माण में वो क्या गलत साबित ना हो सके। फिर इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक उदाहरण के लिए ठीक इसी प्रकार से जब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान का जो प्रारूप था वो लागू करा था, तो उस पर कम से कम 7,653 सुझाव किसके आए थे, संशोधन के प्रस्ताव आए थे, जिनमें से जो वास्तविक चर्चा संसद में जब की गई थी संविधान सभा के अंदर, तो वो कितने पर की गई थी, 473 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि सभी सदस्य क्या है, संशोधन प्रस्तुत करते हैं, परंतु वास्तव में जो चर्चा होती है वो कुछ ही चुनिंदा जो संशोधन रहते हैं उन पर चर्चा होती है। उदाहरण के लिए अपन ने देखा भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्होंने संविधान को प्रारूप पेश करा तो 7,653 संशोधन के प्रस्ताव आए, जिनमें से 473 प्रस्तावों पर ही संशोधन की चर्चा हुई थी। ठीक है, फिर आखिरकार उन्होंने कब 14 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से उन्होंने क्या करा था, संविधान को पास करा था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से होता है तृतीय पठन की अपन बात करते हैं, तो इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में ही चर्चा होगी। आपने फर्स्ट रीडिंग करी तो फर्स्ट रीडिंग में आपने सामान्य चर्चा करी, सेकंड रीडिंग में आपने क्या करा, विचार विमर्श करा, तो थर्ड रीडिंग में आपको क्या है, कोई भी स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में कोई भी शक्ति नहीं होती कि भाई इसको आप स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। अब देखो इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा नहीं होती है या विधेयक में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। 2 बार जब आप रीडिंग कर चुके हो तो तीसरी बार में क्या है, संशोधन भी नहीं होगा। और यदि सदन का जो बहुमत है अर्थात 2/3 सदस्य, अब 2/3 सदन का क्या है, बहुमत, तो बहुमत यानी क्या होता है 2/3। तो अगर अपन मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में कितनी सीटें, 543 का 2/3 में निकालूंगा तो ये आएगा 362। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 181 आएगा, 181 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 362 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, बहुमत है और विधेयक क्या होगा, पारित हो जाएगा। मतलब अगर 543 सदस्यों में से 362 सदस्य इसे पूर्णतः प्रभावी बहुमत से पारित कर देंगे तो वो क्या होगा, विधेयक फिर बाद में कानूनी रूप से लागू हो जाता है अपने पास। ठीक है, ये क्या है, तृतीय पठन की बात अपन करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरे सदन में विधेयक। ठीक है, अब देखो जब पास हो गया पहले जो सदन में पास हो गया अर्थात लोकसभा में बिल पास हो चुका है, उदाहरण के लिए अब दूसरे सदन में क्या ये भेजा जाता है, तो जब ये विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो दूसरे सदन में भी क्या, विधेयक का प्रथम यानी सामान्य चर्चा, द्वितीय यानी विचार विमर्श की अवस्था और तृतीय पठन यानी ना तो आप कोई संशोधन स्वीकार कर सकते हो ना ही आप चर्चा उस पर कर सकते हो। तो इस चरण पर दूसरा सदन क्या है, कोई एक कार्यवाही कर सकता है। अब क्या क्या कार्यवाही कर सकता है, जो विधेयक दूसरे सदन में भेजा गया है। अब देखो प्रथम पठन, द्वितीय पठन और तृतीय पठन तो कर लिया। प्रथम पठन में क्या हुआ, सामान्य चर्चा होती है, द्वितीय पठन में क्या होता है, विचार विमर्श की अवस्था होती है और तृतीय चरण में आप संशोधन का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अब देखो फिर उसके बाद में जो विधेयक पारित हुआ है तो उनमें से क्या है, एक कार्यवाही दूसरा सदन कर सकता है। अब वो कार्यवाही क्या है, अपने पास कम से कम 4 कार्यवाही है। वो देखो निम्नलिखित प्रकार से अपने पास में क्या, यह विधेयक को उसी रूप में पारित करेगा जिस प्रकार से प्रथम सदन को भेज सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रथम सदन ने विधेयक को पारित किया ठीक उसी प्रकार से दूसरे सदन में किया अर्थात बिना संशोधन के। ठीक है, फिर इसके बाद यह विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करके प्रथम सदन के साथ पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यहाँ पर दूसरे सदन में चर्चा हुई विधेयक के ऊपर, तो कुछ लोगों ने सुझाव प्रस्तुत करे संशोधन के, तो फिर वो उन संशोधनों के साथ वापस उसी विधेयक को प्रथम सदन में भेजा जा सकता है। किसके साथ में, पुनर्विचार के समर्थन के साथ में। फिर तीसरा, यह विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। प्रथम सदन अगर विधेयक को स्वीकार कर देता है तो द्वितीय सदन के पास ये अधिकार होता है कि उस जो विधेयक है उसको अस्वीकार कर सकता है अपने पास में। ठीक है, फिर इसके बाद आती है चर्चा कि यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करके उसे लंबित कर सकता है। लंबित अर्थात लंबे समय के लिए उसे टाल सकता है। विधेयक आप प्रथम सदन ने दूसरे सदन के पास तो भेज दिया, परंतु दूसरे सदन में क्या है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, ना उस पर कोई चर्चा हो रही है, ना ही उस पर मतदान किया जा रहा है, तो उसे क्या सिर्फ लंबित कर रखा है। लंबित यानी लंबे समय से उसे टाल रखा है अपने पास में। ठीक है, फिर देखो यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है, कुछ संशोधन विधेयक के अंदर सुझाव के साथ उसे पारित कर दिया जाता है,
तो प्रथम सदन उस संशोधनों को अगर स्वीकार कर लेगा, द्वितीय सदन ने जो संशोधन सदस्यों ने बताए, सदन के सदस्यों ने जो संशोधन के प्रस्ताव बताए, अगर उन्हें प्रथम सदन के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक क्या है, दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है कि भाई द्वितीय सदन ने भी हामी भरी है और प्रथम सदन ने भी हामी भरी है, तो क्या है, दोनों सदनों के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, पारित कर लिया जाता है और फिर बाद में इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि जब अंतिम साइन किसके होते हैं, राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के पास भी यह अधिकार होता है कि उसे पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। परंतु 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा ये तय किया गया कि मंत्रिपरिषद एक बार जो भी विधेयक होगा उसे राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजेगी। राष्ट्रपति केवल एक बार मंत्रिपरिषद को वापस विधेयक को लौटा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने बिना सुझाव के वही विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को उसे अनुमति देनी ही होगी, यानी अर्थात मंजूरी से स्वीकार करनी ही होगी। ये इसके अंदर बोला गया है अपने पास में। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी ओर द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों का प्रथम सदन अस्वीकार कर देगा। दूसरी ओर द्वितीय सदन के द्वारा जितने भी सदन के वो संशोधन किए गए, अगर उन्हें प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है और द्वितीय सदन क्या है, विधेयक को कंप्लीट रूप से अस्वीकार कर देगा, तो क्या होगा, द्वितीय सदन 6 महीने तक कोई भी कार्यवाही नहीं करता तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात अगर द्वितीय सदन के द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव पारित किए गए, अगर उन्हें प्रथम सदन स्वीकार करने से मना कर देता है या फिर दूसरे सदन के द्वारा उस विधेयक को पारित ही नहीं किया जाता है, उस विधेयक को क्या है, अस्वीकार कर दिया जाता है, तो 6 महीने तक कोई भी कार्यवाही नहीं करने पर दोनों सदनों के अंदर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अपने पास में। और इस तरह के गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, आर्टिकल 108 के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अर्थात ज्वाइंट सीटिंग की बात बोली जाती है अपने पास में। और आर्टिकल 87 बोलता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण अलग होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अलग होता है अपने पास में, ठीक है। फिर देखो, यदि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, जिस समय सदन में जितने भी उपस्थित सदस्य और मत देने वाले सदस्य, तो उनका बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देगा। भाई संयुक्त बैठक होती है 543 सदस्य तो लोकसभा के और अपने पास में 250 सदस्य राज्यसभा के, तो उसमें से जो होंगे वो क्या है, बैठक के अंदर बहुमत रूप से इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है और उसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है, क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही है और दोनों सदनों के सदस्यों ने क्या है, उसे बहुमत से पारित कर दिया है, तो वो उस विधेयक भी पारित माना जाएगा और दोनों सदनों से पारित हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति। एक बार आपको ये समझ आया नहीं आया, आप कमेंट में लिखो, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक एक बार आपके पास में, ठीक है। तो देखो, अपन पढ़ रहे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक, क्या संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के समक्ष 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। क्या, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति करनी है तो विधेयक को रोक भी सकता है, ठीक है। और तीसरी, अब रोक सकता है मतलब क्या होता है, पॉकेट वीटो की बात अगर अपन करें, एक पॉकेट वीटो अपन ने पढ़ा था और एक आत्यंतिक वीटो पढ़ा था। तो पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। किस पर, डाक विधेयक अधिनियम पर। राजीव गांधी के समय में जब डाक अधिनियम लाया गया था तो ज्ञानी जेल सिंह ने उसे क्या, पॉकेट वीटो, यानी उन्हें पॉकेट वीटो के अंतर्गत उसे जेब में रखा था, ठीक है। फिर तीसरा, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है, ठीक है। परंतु 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जब अपन ने संविधान संशोधन पढ़े थे तो उसमें अपन ने देखा था 24 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या, कि अगर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को विधेयक वापस लौटा सकता है, परंतु अगर मंत्रिपरिषद ना तो उसमें कोई संशोधन करके वही विधेयक वापस राष्ट्रपति को भेजती है, किसके लिए, सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति की उसे सहमति देनी होगी, वो उसे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। किस संविधान संशोधन अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, 24th अमेंडमेंट 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी, 24th अमेंडमेंट 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी, 24th अमेंडमेंट 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। और यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देगा तो भी क्या बनेगा, वो अधिनियम, जितने भी अभी तक संविधान संशोधन आया अपने पास में, वो बाद में संविधान संशोधन कब बने, जब राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें स्वीकृति मिली है, ठीक है।
अगर राष्ट्रपति से अस्वीकार कर देगा तो क्या ये निरस्त या समाप्त हो जाएगा। अगर धन विधेयक को राष्ट्रपति मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से ही क्या धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है अपने पास में। ठीक है, अब देखो, यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के तो सदन को वापस भेजता है और सदन संशोधन के बिना या फिर बिना संशोधन के राष्ट्रपति को दोबारा भेज देगा तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है। यही अपन ने 24th अमेंडमेंट 1971 के अंदर देखा था क्या, कि राष्ट्रपति अगर इसे अस्वीकार करेगा तो ये समाप्त हो जाएगा, परंतु अगर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है और बिना संशोधन के वापस इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे सहमति देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था। इसके बाद अपन आगे चलते वित्त विधेयक के बारे में। ठीक है, अब देखो, अपन ने धन विधेयक आर्टिकल 110 में जब क्लास की स्टार्टिंग हुई तो मैंने आपको पहले बोला था कि धन विधेयक मनी बिल की बात अपन करते तो आर्टिकल 110 के अंदर बात करते। ठीक है, ये होता है मनी बिल। फिर अपन ने एक देखा था आर्टिकल 112 की बात अपन ने करी थी, तो आर्टिकल 112 में क्या था, AFS यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने बात करी, वार्षिक वित्तीय विवरण की मैंने बात करी थी। ठीक, इसी प्रकार से वित्त विधेयक प्रथम किस में आएगा, आर्टिकल 117 क्लोज 1 के अंदर वित्त विधेयक यानी होता है फाइनेंस बिल की बात करते हैं अपन। वित्त विधेयक यानी क्या होता है, फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल होता है और वित्त विधेयक सेकंड होता है आर्टिकल 117(3) के अंदर। अब देखो, इस वर्गीकरण के अनुसार यदि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, जितने भी धन विधेयक आए अभी तक वो सब वित्त विधेयक में आते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते। धन विधेयक के अंदर तो क्या होता है, मनी बिल को पास किया जाता है, तो सभी मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, परंतु सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। अगर आप इसे रीजनिंग के असम्पशन और ये अपन रीजन और असम्पशन पढ़ते तो क्या होता है कि सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों ही कथन और तर्क क्या होते हैं, सही होते हैं अपने पास में। तो देखो, यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। क्या हर एक जो भी वित्त विधेयक पेश किया जाता है वो धन विधेयक की उसे संज्ञा दी जा सकती है क्या, तो नहीं दी जा सकती संज्ञा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता है अपने पास में। अब देखो, केवल वे वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे जिनका उल्लेख संविधान के किसमें, आर्टिकल 110 में किया गया है। तो आर्टिकल 110 तो अपन पहले ही देख चुके हैं और धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ही अधिकार होता है कि वही तय करेगा कि कोई विधेयक जो उसके पास प्रस्तुत किया गया है वह धन विधेयक है या नहीं है। अगर वो उसे अस्वीकृति दे देगा कि वो धन विधेयक नहीं है तो वो वहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा, परंतु लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अगर स्वीकृति दी जाती है तो उसे धन विधेयक की संज्ञा दी जाती है। और इसके वित्त विधेयक 1 और 2 की संख्या किसके अनुसार, आर्टिकल 117 में की गई है अपने पास में। इसके बाद अपन लेते हैं वित्त विधेयक प्रथम के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, एक वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 110 के अंदर सारे मामले होते हैं। किसके अंदर, आर्टिकल 110 के अंदर। इसके अलावा अन्य ऐसे मामले जो कि संबंधित नहीं होते 2 रूपों में धन विधेयक के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, धन विधेयक के समान। पहला तो क्या, दोनों लोकसभा में पेश किए जाएंगे, राज्यसभा से तो पेश होते ही नहीं है, और दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ये अपन क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो क्लास की स्टार्टिंग में जो अपन पहले पढ़ने वाले थे वो अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। अब आप अगर इस क्लास को देख रहे हो ना तो आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एकदम से समझ सकते हो, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट होती है अपने पास में। तो दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं हो रहे पेश अभी। दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किए जाते हैं। अन्य सभी मामलों में क्या है, एक वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिसे उसी प्रकार से दर्शाया जाता है कि वह साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक किस प्रकार से होता है, दोनों सदनों को बहुमत से पारित कराना होता है। ठीक उसी प्रकार से वित्त विधेयक को भी साधारण विधेयक की संज्ञा दी जाती है कि इसे दोनों सदनों से क्या बहुमत रूप से पारित कराना होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के बात अपन कर रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा के द्वारा इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। किसके संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में, ना कि धन विधेयक के संबंध में अपने पास में। ठीक है, अब देखो, इस संबंध में किसी भी सदन के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर यानी जो कर यानी टैक्स की बात हो रखी है अपने पास में, तो आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति नहीं दे देता। तो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
प्रस्तुत नहीं किया जाता। वित्त विधेयक क्या करता है, पहले उसे लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा के पास भी अधिकार होता है कि वो या तो इसे स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे। अगर राज्यसभा इसे स्वीकार कर लेती है तब तक ये समाप्ति या कम नहीं कर सकते। इसमें अगर टेक्स्ट की बात बोली गई है, कब तक नहीं कर सकते अपन, जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति नहीं दे देता अपने पास में, ठीक है। और फैसले की कमी या समाप्ति के लिए प्रावधान ना तो संशोधन की राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता भी इसके अंतर्गत अपने पास में नहीं होती, तो राष्ट्रपति की सिफारिश की बात भी इसमें नहीं की गई है। इस प्रकार के विधेयकों में दोनों संयुक्त सदनों के बीच में क्या होता है, गतिरोध। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या, संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ठीक इसी प्रकार से अभी अपन ने पिछली बार देखा था, क्या होता है जब कोई भी विधेयक या तो लोकसभा द्वारा तो उसे स्वीकार कर लिया गया है परंतु राज्यसभा के सुझाव उसे नहीं माने गए, तो क्या राज्यसभा के स्वीकारों को अस्वीकार कर देती है लोकसभा। तो दोनों सदनों के जो है उनके बीच में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से जो विधेयक प्रथम सदन से द्वितीय सदन में भेजा जाता है, अगर द्वितीय सदन द्वारा उसे अस्वीकार या निरस्त कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 के अंदर है अपने पास में, ठीक है। और जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वो विधेयक को या तो अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है। या तो उसे रोक सकता है या उसे स्वीकृति दे देगा या उसे अपने पास ही लंबित करके रोक सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं वित्त विधेयक सेकंड के बारे में। किसके बारे में, वित्त विधेयक 2 के बारे में। तो इस विधेयक के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से वित्त विधेयक 1 के बारे में अपन ने देखा था, तो वित्त विधेयक 2 के बारे में भी क्या है, साधारण विधेयक की तरह प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इस विधेयक की बस एक विशेषता ये होती है कि सदन के किसी भी सदन के द्वारा तब तक ये पारित नहीं हो सकता, संसद के सदन के द्वारा, ठीक है। ये संसद है, टाइपिंग में गलती हुई थोड़ी, कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा नहीं देता। यानी किसी भी सदन के द्वारा इसे तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति क्या है, इस करने की अनुशंसा नहीं दे देता कि आप इसे पास करो या इसे अस्वीकार कर दो, ठीक है। वित्त विधेयक 2 किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक को भी राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति भी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसे पुनर्विचार करके राष्ट्रपति पहले पुनर्पन अनुमति लेते हैं, उसके बाद ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से वित्त विधेयक 2 की बात हो रही है अपने पास में। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति की अनुशंसा परिचय के स्तर पर नहीं, किसके स्तर पर, विचार के स्तर पर जरूरी होती है। और दोनों ही सदन या तो इसे स्वीकार करेंगे या फिर इसे अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार के विधेयक में क्या होता है कि भाई लोकसभा ने तो इसे स्वीकार कर लिया परंतु राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उदाहरणतः अपन ले विपक्ष की बात अगर अपन करें तो राज्यसभा में क्या है, इसे पास तो कर दिया गया परंतु लोकसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो क्या होगा, दोनों सदनों में वापस गतिरोध उत्पन्न होगा। तो गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में क्या अपने पास में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, किसको, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो विधेयक को या तो अपनी स्वीकृति दे देगा या उसे रोक सकता है और या फिर पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से देखो सब में कॉमन बात आई है कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा तो या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा या उसे रोक सकता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है। ठीक इसी प्रकार से वित्त विधेयक 2 के अंदर राष्ट्रपति या तो विधेयक को क्या करेगा, स्वीकृति दे देगा या उसे रोक सकता है या फिर सदन को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। आर्टिकल 108 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आई होप आर्टिकल्स तो याद हो ही रहे होंगे साथ में, क्योंकि कोई भी अपन जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले अपन बिल्कुल उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स रहते हैं वो मैं आपको एक बार में पूरी क्लास के अंदर लिखवा देता हूँ। तो आप इसकी पहली क्लास से देखना, अगर पार्लियामेंट की आप पहली क्लास देखोगे तो अपन ने चालू करा था आर्टिकल 79 से। 79 में अपन ने देखा था संसद के बारे में। तो संसद के अपन ने 3 अंग देखे थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर। राज्यसभा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 80 में। इसे उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250 सीटों का बंटवारा हुआ था। 5 सीटें पीओके की तो बची 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो बचे 233 में से
25 सीटें अपने पास राज्य की और 8 ही अपने पास केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 सीटें अपने पास में राज्यसभा की होगी। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा को क्या निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें, 543 सीटें अपने पास में, तो 530 सीटें अपने पास में राज्य की और 13 सीटें किसके अपने पास में, यूटीज की है। फिर अपन ने आर्टिकल 80 देखा था, 80 में क्या देखा था अपन ने, राज्यसभा के बारे में। तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नामित किए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र से होते हैं, लास्ट यानी L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट अपने पास में, S फॉर सोशल साइंस और S फॉर साइंस से होते हैं अपने पास में। और आर्टिकल 80 क्लोज 1 के अंदर उल्लेख है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके बाद अपन ने देखा था आर्टिकल 81 के बारे में। 81 में अपन ने क्या देखा था, लोकसभा के बारे में देखा था कि इसे निम्न सदन बोला जाता है और इसका जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनाव को संपन्न कराया जाता है अपने पास में। फिर अपन ने आर्टिकल 82 बोला था। 82 में क्या बोला था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा। अभी जो अपने पास में चुनाव हुए थे वो किस संविधान संशोधन 84th अमेंडमेंट 2001 के द्वारा हुए थे कि 2001 की जनगणना के आधार पर 2026 तक ये नियम लागू रहेगा अपने पास में। इसके बाद अपन ने देखा था आर्टिकल 84, तो लोकसभा सांसद की अपन ने बात करी थी। आर्टिकल 87 में क्या था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 89 ने क्या बोला था कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बोला था। अगर अब आपसे पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किस उल्लेख में मिलता है, मैं आर्टिकल 63 के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 64 के अंदर है अपने पास में। ठीक है, अभी कौन है राज्यसभा का सभापति, CP राधाकृष्णन, जो पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है अपने पास, जिष्णु प्रसाद शर्मा की अपन बात करते हैं। उपसभापति कौन है अपने पास, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 93 अपन ने देखा था। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात अपन ने देखी थी। तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कोटा के सांसद ओम बिरला अपने पास में। और वर्तमान में लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के अपने पास सचिव है अपने पास में प्रमोद कुमार मोदी, PC मोदी की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अपन देखते हैं कि जब किसी भी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अपन ने देखा वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 के उदाहरण। तो दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और फिर क्या होता है, जब प्रावधान किया गया तो जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है तो उसमें दोनों सदनों के बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है और फिर बाद में इस पर कोई भी अनुशंसा नहीं की जाती है। देखो, 3 में से किसी एक परिस्थिति में बैठक बुलाई जाती है, तो एक सदन विधेयक पारित करके क्या दूसरे सदन को भेज देता है। अब 3 कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं। पहला क्या कि यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया है। अगर लोकसभा के द्वारा कोई भी विधेयक स्वीकार करके राज्यसभा के पास भेजा गया है, परंतु राज्यसभा ने क्या उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया अपने पास में, क्या कर दिया है, अस्वीकार कर दिया अपने पास में। एक सेकेंड, ठीक है। तो फिर इसके बाद दूसरा, यदि दोनों सदनों में संशोधन को लेकर अंतिम असहमति हो गई हो। अंतिम जो असहमति क्या, संशोधन को लेकर, जैसे राज्यसभा ने कोई संशोधन पेश करा किसके पास, लोकसभा के पास, परंतु लोकसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो क्या होती है, असहमति होती है अपने पास में। और यदि दूसरे सदन के द्वारा विधेयक प्राप्त होने की स्थिति में 6 महीने से और भी बीत जाए और उसे अगर पारित नहीं किया जाता है, तब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्यसभा के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित करके लोकसभा में भेजा गया है या लोकसभा के द्वारा विधेयक कोई भी पारित करके राज्यसभा में भेजा गया है और उसे लंबे कम से कम मतलब 6 महीने तक आपके पास रोक रखा है उसने, और आपने उस पर कोई भी चर्चा नहीं करी, ना उस पर आपने कोई संशोधन प्रस्तुत किया है, तो इस स्थिति में दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है अपने पास। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि 6 महीने की अवधि में अगर उस समय को नहीं गिना जाएगा, क्या नहीं गिना जाएगा, जब दूसरा सदन 4 क्रमिक दिनों हेतु स्थगन रहा हो। अगर प्रथम सदन को स्थगित कर दिया गया, प्रथम सदन में बात करता हूँ राज्यसभा की, उच्च सदन होता है ये। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसके जो 1/3 सदस्य रहते हैं वो हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं, हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों का वापस से पुनर्निर्वाचन किया जाता है अपने पास में। ठीक है, 6 महीने की अवधि में उस समय को भी नहीं गिना जाएगा जब दूसरा सदन क्या है 4 क्रमिक दिनों हेतु स्थगन में रहा हो। और यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन होने के कारण छूट जाएगा तो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। भाई लोकसभा विघटित हो चुकी है तो विधेयक तो छूट जाएगा, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाएगा। लेकिन संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, जब राष्ट्रपति इस प्रकार के नोटिस देकर कि बैठक का नोटिस दिया गया है और स्थगन से पहले दे दिया गया है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है,
फिर देखो, राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति ने जब इस प्रकार की बैठक का नोटिस दे दिया है तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो इस विधेयक के अंदर कोई भी कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, देखो अब दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। परंतु अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर किसके द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी? लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। परंतु वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष पद खाली है, तो फिर कौन करेगा बैठक की अध्यक्षता? तो करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। मैं एक बात कर रहा हूँ राज्यसभा के उपसभापति की, ना कि राज्यसभा के सभापति की। उदाहरण के लिए अगर वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, भाई लोकसभा की भी बैठक हमने बुला ली, राज्यसभा की बैठक, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो अब अध्यक्षता ओम बिरला जी को बुलाया, साहब आओ आप अध्यक्षता करो। तो ओम बिरला जी तो बोलते भाई आज तो मेरी तबीयत खराब है, फ़ोन पे मैं नहीं आ सकता, आज मेरी छुट्टी है। अब उपाध्यक्ष का पद खाली, तो अब कौन करेगा बैठक की अध्यक्षता? तो करेंगे हरिवंश नारायण सिंह, जो क्या है राज्यसभा के उपसभापति अपने पास में। ठीक है, ये नहीं सीपी राधाकृष्णन जी को आप बिठा दोगे, तो सीपी राधाकृष्णन जी नहीं बैठ सकते। कौन बैठेंगे? हरिवंश नारायण सिंह बैठेंगे अपने पास में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो कौन निभाएगा? राज्यसभा का उपसभापति। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें भी ये लिखा हुआ है सेम कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अब मान लो वो भी अनुपस्थित है तो फिर कौन करेगा निर्णय लेना अपने पास में? तो देखो अगर राज्यसभा का उपसभापति भी क्या है? अनुपस्थित है। अब भाई तीनों को एक ही दिन बुखार आ गई क्या? जिस प्रकार से पेपर होता है एग्जाम के अंदर तो तीन स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आते, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अर्थात जो सदन में बैठे व्यक्ति है उन्हीं में से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और वही क्या करता है? सदन की अध्यक्षता की जाती है उसके द्वारा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता राज्यसभा का सभापति? वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अब अगर वो सदन का सदस्य ही नहीं है, होता है या उदाहरण के लिए अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन, तो वो थोड़ी सब किसी भी सदन के सदस्य है, वो तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे, उनको तो अपने पास में चुनाव लड़वाया गया डायरेक्टली, और वो क्या विजयी हुए थे। किसकी तरफ से? एनडीए के उम्मीदवार थे वो, तो ना तो वो किसी भी सदन के सदस्य थे, वो क्या थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, इसलिए वो क्या है, कभी भी सभापति बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अब फिर देखो इस संयुक्त बैठक का जो कोरम है वो दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10 होता है। कोरम अर्थात गणपूर्ति, मैंने आपको कल भी बताया था कि 543 अगर सदस्य है तो लगभग न्यूनतम 55 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। और अगर 245 अपने पास में राज्यसभा की सीटें 250 है, 245 तो 5 सीटें पीओके की छोड़ने के बाद है, तो 250 में से 25 सदस्य कम से कम आवश्यक होना, उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो संयुक्त बैठक की कार्यवाही भी क्या है? लोकसभा की प्रक्रिया नियम के अनुसार ही संचालित की जाती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही हम रखेंगे, क्योंकि आज ये अपने सेशन यहाँ पे क्या है, अपने पास में जो मेन था संसद के बारे में वो अपन देख चुके हैं। तो देखो अपन ने संसद में नेता देखा था, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मेन एक बार अपन फटाफट रिवाइज करते चलो। अब बताओ मुझे कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का नेता होना आवश्यक है? तो नेता तो होता है। क्या प्रधानमंत्री किसी सदन से रिलेटेड होना चाहिए? कि अगर मान लो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य ना वो राज्यसभा का सदस्य, तो उसे क्या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? क्या तो बनाया जा सकता है, परंतु 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, ये प्रावधान इसके अंदर बोला गया अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं स्थगन। तो 2 प्रकार की बैठक होती है अपने पास में, 11 बजे से 1 बजे तक की और 2 बजे से 6 बजे तक की। तो इससे क्या है, एक तो अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन किया जा सकता है या फिर सत्रावसान किया जा सकता है। इसके बाद में जो अपन ने देखा था गणपूर्ति कोरम के बारे में, ये मैंने आपको अभी भी बताया कि 55 सदस्य लोकसभा में उपस्थित होना आवश्यक है और 25 सदस्य राज्यसभा में। ठीक है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा आपने डीप लिए, क्योंकि बिल्कुल डिटेल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। एक भी चीज़ आपकी नहीं छूटी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, यूपीएससी का, एसएससी का, चाहे आप स्टेट पीसीएस का दो, तो क्रॉन्च एकेडमी जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है वो चाहती है कि कंप्लीट जो भी पढ़ा रहे हम उसी में से सेम एज इट इज़ आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले, और जो कि 100% हमारी आशा है कि आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद अपन ने देखे मंत्री और न्यायवादी के अधिकार। तो आर्टिकल 76 में तो क्या सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बैठ भी सकता है, बस उसे एक ही अधिकार नहीं होता है, वोट करने का अधिकार उन्हें नहीं होता है, ठीक है। लेम डेक सत्र क्या होता है कि लोकसभा के जो पुराने नेता जो कि नई लोकसभा के लिए वापस चुने नहीं गए तो उन्हें क्या लेम डेक सत्र के अंदर बुलाया जाता है और लेम डेक सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रश्नकाल अपन ने देखा था कि सदन का जो प्रथम घंटा होता है वो कौन सा होता है, प्रश्नकाल। 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो तारांकित प्रश्नों की पहचान कैसे होती है, हरे कलर के होते हैं, अतारांकित सफेद कलर के, और अल्प सूचना वाले हल्के गुलाबी और पीले कलर के होते हैं। अपने पास में ये नीचे अपन ने देखा था। शून्यकाल अपन ने देखा था कि कोई भी प्रकार का इसमें उल्लेख नहीं किया गया, ये सिर्फ एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है अपने पास, ठीक है। इसके बाद अपन ने स्थगन प्रस्ताव देखा था, 50 सदस्य लोकसभा के लिए स्थगित प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जो सरकार बहुमत के अंदर है तो उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के द्वारा क्या किया जाता है, विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार भी गिर जाती है, क्योंकि भाई अगर उतने सदन उपस्थित नहीं तो आप बहुमत कैसे सिद्ध करोगे। धन्यवाद प्रस्ताव अपन कल देख चुके थे। इसके बाद अपन ने देखा था विशेष उल्लेख के बारे में, तो क्या प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता है, जिसमें क्या होता है कई सारे मामले शामिल होते हैं। फिर अपन ने संकल्प क्या होता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी विषय पर चर्चा की जाती है अपने पास में, ठीक है। गैर सरकारी के 2 प्रकार से देखे थे, युवा संसद अपन ने देखा था। विधायी प्रक्रिया क्या देखी थी आज जो अपन ने देखी, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। तो साधारण विधेयक पर तो दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, परंतु वित्त विधेयक या धन विधेयक की अपन बात करें तो राज्यसभा इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं होती है। राज्यसभा क्या सिर्फ सुझाव कर सकती है, वो भी 14 दिनों के भीतर। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा उसे वापस नहीं लौटाएगी तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है अपने पास में। इसके बाद दूसरे सदन के विधेयक की अपन ने बात करी थी। दूसरे सदन में किस प्रकार से विधेयक पर चर्चा होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अपन ने देखी थी। 3 प्रकार से स्वीकृति होती है अपने पास में, क्या क्या कि या तो विधेयक को स्वीकृति के लिए लौटा देता है, या विधेयक को रोक लेता है, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है अपने पास में, ठीक है। वित्त विधेयक एक आर्टिकल 110 117 में अपन ने बात करी किसकी, वित्त विधेयक के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखी थी अपन ने क्या कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। इस चर्चा अपन ने किसमें देखी है, इसके अंदर देखी थी अपने पास में, ठीक है। इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 प्रकार से बुलाई जाती है, क्या कि यदि सदन ने दूसरे विधेयक को अस्वीकार कर दिया है, दोनों सदनों में संशोधन को लेकर अंतिम असहमति हो गई है और दूसरे सदन के द्वारा विधेयक प्राप्त होने की स्थिति में 6 महीने से भीतर उसे पारित नहीं किया गया है। तो ये सब देखे थे। सो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अपन संसद कंप्लीट कर चुके हैं, या तो कल की क्लास में जो मैं देखूंगा कि कोई अगर इंपॉर्टेंट जो बातें रही होगी तो कल अपन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अपन आगे चालू करेंगे जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, या तो अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या हाई कोर्ट, या मेन जो छोटे छोटे टॉपिक्स है मैं चाहता हूँ जैसे आयोग है, तो एक तो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है अपने पास में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है अपने पास में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है अपने पास में, केंद्रीय सूचना आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बार अपन आयोग कंप्लीट कर लेंगे एक साथ में, अपन सारणी बना लेंगे तो एक साथ में आयोग कंप्लीट हो जाएंगे अपने पास में। तो उससे क्या होगा, आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है ना, तो आयोग से आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके एग्जाम आ रही है, CET की एग्जाम आ रही है, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या अपन उन टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई करें जिनसे आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। नाम पूछे जाते तो अपन नाम एक बार में लिख देंगे सारे कल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई है तो सबसे पहले आप क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे, और ये हमारे चैनल्स और लिंक्स सबके दे रखे अपने पास में। आप यूट्यूब के अंदर नीचे जाके देखोगे तो सबको लिंक मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।